नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। प्रदेश में बाढ़ के हालातों पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की नजर। बाढ़ प्रभावित जिलों के कलेक्टर्स को बचाव और राहत कार्य के दिए निर्देश। लगातार बारिश से प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ के हालात। 250 से ज्यादा गांव आए बाढ़ की चपेट में। बाढ़ में फंसे लोगों का किया जा रहा रेस्क्यू। बीजेपी विधायक ने अपनी ही सरकार पर उठाए सवाल। प्रदेश के गांव-गांव में बिक रही अवैध शराब। जिले में सर्वदलीय हो रहा शराब का विक्रय। चौदह से 18 साल के बच्चों की मौतों पर कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने लगाए आरोप। कहा, देश में नंबर 1 पर है प्रदेश। और प्रदेश में पंचायत कर्मियों ने किया मटका फोड़ आंदोलन। कहा, अत्याचार और अन्याय का फोड़ा गया मटका। 3 अगस्त को पूरे प्रदेश में फिर करेंगे मटका फोड़ आंदोलन। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। प्रदेश के 250 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में हैं। गुना, श्योपुर, शिवपुरी और भिंड जिलों में सबसे ज्यादा हालत खराब है। शिवपुरी और श्योपुर में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भेजी गई है। फिलहाल बाढ़ में फंसे लोगों को वायुसेना के हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट किया जा रहा है। अब तक 30 लोगों को बाढ़ में से सुरक्षित निकाला जा चुका है। वायुसेना के 3 हेलीकॉप्टर शिवपुरी में बचाव कार्य में जुट गए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शिवपुरी के हालात को लेकर कलेक्टर से चर्चा की। श्योपुर में पार्वती, कूनो, क्वारी और सीप नदी उफान पर होने के बाद स्थिति खराब है। क्वारी नदी के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। विजयपुर टेंट्रा मार्ग को जोड़ने वाला पुल पूरी तरह से डूब गया है। बताया जा रहा है कि श्योपुर जिले के वीरपुर के बड़े तालाब में दरार आने से ये कभी भी बड़ा खतरा बन सकता है। लोग चिंतित हैं, यदि तालाब फूट गया तो आधा वीरपुर बह जाएगा। वहीं भिंड जिले में भी लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दतिया जिले में कई क्षेत्रों में पानी भर गया है। कई लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। आवागमन ठप हो गया है। कई गांव का संपर्क भी नदी नाले उफान पर है, जिसके चलते टूट गया है। दर्रीवा में भी निचली बस्तियों में पानी भर जाने के बाद 300 से अधिक लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया। जबकि सतना जिले के पतोड़ा गांव में नाला पार करते हुए एक ट्रैक्टर बह गया। उसके चालक की तलाश की जा रही है। मामले में नगरीय प्रशासन मंत्री का कहना है कि बचाव और राहत कार्यों के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। टीम लगातार काम कर रही है। को लेकर एक तो जल भराव जो है निचली बस्तियों में या कहीं पर भी जल का भराव ना हो, इसके लिए निर्देश सभी अधिकारियों को दिए गए हैं। साथ में हम लोगों ने जो कहीं नाले बनाना है, नाले की रिपेयरिंग करना है, नया नाला बनाना है, उसके लिए सभी निकाय को हम लोगों ने फंड जारी किया हुआ है। तो ये उस निकाय की जिम्मेदारी होगी कहीं पर भी इस तरह की स्थिति ना बने। दूसरा, जर्जर मकानों के संबंध में निर्देश हैं विभाग के पहले से कि इनको चिन्हित करें और चिन्हित करके जो जर्जर हैं उनको गिराने का काम करें। और अगर इसमें कहीं पर भी कोई घटना होती है या कोई लापरवाही होती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नरसिंहपुर में बीजेपी विधायक जालम सिंह पटेल ने अवैध शराब की बिक्री को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा है कि जिले में शराब का विक्रय सर्वदलीय हो रहा है, इसमें बीजेपी भी अछूती नहीं है। वहीं उन्होंने अपनी ही पार्टी के लोगों पर अवैध शराब बिक्री किए जाने की बात स्वीकार की है। साथ ही उन्होंने प्रशासन पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि हम कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, आबकारी को जानकारी देते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आपको बता दें कि नरसिंहपुर में इन दिनों अवैध शराब का विक्रय चिंता का विषय बना हुआ है। गांव-गांव में शराब की अवैध बिक्री की जा रही है। नशे के बहुत दुष्परिणाम हैं। नशे से कहीं कोई व्यक्ति न ताकतवर हुआ, न आर्थिक रूप से, न वैचारिक रूप से, शारीरिक रूप से। बेचने वाला, बनाने वाला, उसको लाभ होता है। इसलिए जो आप कह रहे हैं कि जो हमारा युवा पीढ़ी है वो उसमें बर्बाद होती है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे ज़िले में सर्वदलीय चल रहा है जी। सारे दल के लोग इसमें लिप्त हैं। कोई हमारे दल के भी अछूते नहीं है उसमें, आगे इसके तो है ही, ठेकेदार हैं। और गांव-गांव बिक रही है। जहाँ जो सूचना मिलती है कलेक्टर को, एसपी को, कलेक्टर को सूचना करता हूँ, आबकारी विभाग को। कार्रवाई भी हो रही है, मगर मैं ऐसा मानता हूँ नाकाफी है, कार्रवाई नाकाफी हो रही है। मैं इससे आपकी बात से
प्रदेश सरकार लगातार अवैध शराब के मामलों को रोकने के लिए कठोर कानून बनाने जा रही है, जिसका प्रस्ताव कैबिनेट में लाने की तैयारी की जा रही है। इसको लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता के मिश्रा ने शिवराज सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अभी सिर्फ बातें की जा रही हैं। मुख्यमंत्री शिवराज ने खनिज माफियाओं के लिए भी कानून बनाने के लिए कहा था। वहीं उन्होंने सवाल खड़े करते हुए कहा कि पिछले 2 सालों से माफियाओं की वजह से कई लोगों की मौत हुई है। आपको बता दें कि उज्जैन, भिंड, मुरैना, खरगोन, मंदसौर और अब इंदौर में भी कई लोगों की मौत हुई है। खनिज माफियाओं को लेकर भी मुख्यमंत्री जी ने कहा था हम कानून बनाएंगे, उनकी गाड़ियां रात साथ होंगी, वो जेल जाएंगे। क्या हुआ? शराब माफियाओं में पिछले 2 सालों में मुख्यमंत्री बता दें कि कितने दर्जन लोगों की मौत हुई है। उज्जैन, मुरैना, चंबल, ग्वालियर, खरगोन, मंदसौर और अब इंदौर, इसमें अवैध शराब से कितने लोगों की मौत हुई है, कितने लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, रसूख वाले लोग आज तक गिरफ्तारी से बाहर क्यों हैं? ये सिर्फ सरकार अच्छी तरह जानती है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण में ही शराब बिक रही है। उनके सारे नेता अवैध शराब का धंधा करवा रहे हैं। मुरैना और चंबल में तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी हुई है। उनकी महिला पदाधिकारी के घर एक्साइज डिपार्टमेंट ने जमीन खोदकर अवैध शराब हजारों लीटर निकाली और बरामद की है। मंदसौर में कौन है बेचने वाले? इंदौर में कौन लोग हैं रसूखदार लोग? ये मुख्यमंत्री जी को मालूम है। ये सिर्फ तकिया कलाम है। इतने लोगों की मौत का दोष सरकार पर न लगे, इसलिए इस तरह के नियम कानून की बात सिर्फ का काम हुआ है। आने वाले समय में हमारी सरकार इस प्रकार के माफियाओं के खिलाफ जो अवैध शराब का निर्माण करके जहरीली शराब समाज में परोसने का काम करते हैं अवैध तरीके से, उन्हें सख्त से सख्त सजा मिले, ये उसके पीछे का हेतु है। इसमें किसी प्रकार की कोई राजनीतिक बात नहीं है। अब चूंकि कांग्रेस को तो राजनीति करना है, इसलिए वो ऐसे शब्दों की जुगाली कहे या जो कहना हो कहे, पर यह भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है कि इसने कई सारे कानूनों को कड़ा करने का काम किया। आप देखेंगे कि पिछले दिनों अगर हमारी बहन बेटियों के साथ कोई अमानवीय हरकत या कोई बलात्कार इत्यादि का कांड होता है तो फिर सजा मृत्युदंड की हो, ये प्रावधान भी अगर किसी ने किया तो हमारी ही सरकार ने किया। ऐसा ही कड़ा प्रावधान कुछ इस शराब माफियाओं के खिलाफ भी करने की मध्य प्रदेश में आवश्यकता है। अब ये तो कांग्रेस अपने गिरेबान में झांके कि ये शराब माफिया किनके सरकार के समय के बड़े हुए हैं। दिग्विजय सिंह जी और शराब माफिया ग्रुप के संबंध सब लोगों को मालूम था, प्रदेश के लोगों को। पिछले दिनों कमलनाथ जी की कांग्रेस की सरकार बनी थी तो उस समय पर हम ये नहीं कहते, उनके मंत्री ने खुद ये बात कही थी, उमंग सिंगार ने, कि दिग्विजय सिंह जी शराब माफियाओं से पैसा लेकर और शराब माफिया को पनपाने का काम मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। तो ये इनके पेट में दर्द होगा। इसलिए पेट में दर्द होगा कि जब कड़ा कानून बनेगा और जब शिकंजा कसा जाएगा अपराधियों के, तो उनके तार फिर कांग्रेस के बड़े नेताओं तक जाएंगे। इसलिए अभी से ये बौखलाहट में इस प्रकार के बयान देने का काम कर रहे हैं। डबरा में लगातार 24 घंटे की बारिश के बाद भितरवार, हरसी डैम सहित नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके चलते प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। पार्वती नदी के आसपास प्रशासन लोगों को जागरूक कर रहा है और सावधानी बरतने की हिदायत दे रहा है। प्रशासन ने करीब 24 ग्रामों के लिए हाई अलर्ट किया है। हरसी डैम जलस्तर के कारण मंदिर पानी में डूब गए हैं। वहीं अब डैम से नहरों, नदियों में पानी छोड़ने की तैयारी की जा रही है। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि हमारे संवाददाता मदन झा हमारे साथ जुड़े हैं। मदन, जिस तरीके से हरसी डैम का जिक्र यहां पर हो रहा है, लगातार पानी पानी सब कुछ है, हाई अलर्ट जारी है, मंदिर जो हैं वो पानी में डूब गए हैं। अभी प्रशासन की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है और कोई अप्रिय घटना तो फिलहाल अभी तक नहीं हुई? मदन, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी बोलिए। जी जी मदन, सवाल सुना आपने मेरा? मदन, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है?
जी मैम, बिल्कुल जी, बताइए। मेरा सवाल सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल सुन रहा, बोलिए। बताइए। हरसी डैम का जो स्तर हम देख रहे हैं, जो मंदिर हैं वो पानी में डूब गए हैं, हाई अलर्ट जारी है प्रशासन की तरफ से, और क्या कुछ किया जा रहा है, और अभी तक कोई अप्रिय घटना तो नहीं हुई? जी मैं आपको यहाँ बता दूं कि अभी जिला कलेक्टर के द्वारा यह प्रशासन के अधिकारियों को निर्देशित कर मौके पर निरीक्षण के लिए भेजा गया था, जहाँ पर तहसीलदार श्यामू श्रीवास्तव के द्वारा मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया है। और बता दें कि अर्सी डैम बिल्कुल फुल हो गया है, जिसमें 2 फुट का पानी बचा हुआ है। 2 फुट खाली अभी अर्सी डैम है, जिसमें चैनल की दोनों नहरों में पानी छोड़ा गया है। बता दें कि धुमेश्वर धाम पर पार्वती नदी भी बिल्कुल लबालब हो गई है, मंदिरों के ऊपर से पानी बहने लगा है। और प्रशासन ने अभी 2 दर्जन गांवों में राजस्व टीम को तैनात कर दिया है। चलिए, अभी कोई ऐसी अप्रिय घटना तो नहीं हुई, और क्योंकि लोगों को भी निश्चित तौर पर सावधानी बरतने के लिए प्रशासन कह रहा है, लोगों को जागरूक भी कर रहा है कि आप, क्योंकि कई बार होता है जब ऐसी स्थितियां बनती है लोग घूमने चले जाते हैं, लेकिन उनको भी अलर्ट किया गया है। लगातार प्रशासन इस पर ध्यान दे रहा है और 2 दर्जन से अधिक गांव में राजस्व की टीम भी तैनात कर दी गई है। और अभी तक ऐसी कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आई है। प्रशासन की बराबर देखरेख में यह सब कुछ चल रहा है और प्रशासन की तैनाती के बाद में ऐसी अभी तक कोई अप्रिय घटना घटित नहीं हुई है। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया मदन पूरी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, हरसी डैम सहित कई नदियों का जलस्तर बढ़ा है, और डबरा में देखिए जो मंदिर हैं वो पानी में डूब गए हैं, और अब प्रशासन अलर्ट है, लोगों को भी अलर्ट किया गया है ताकि वो जागरूक हों, और इस तरह की जो भी जगह हैं तो प्लीज़ आप ये सोचकर बिल्कुल भी न जाएं कि मौसम अच्छा है तो आप घूमने जाएं, क्योंकि जलस्तर बहुत बढ़ा हुआ है, और अभी तक अच्छी बात है, कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। लोगों को भी थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। चलिए आगे बढ़ेंगे। राजधानी भोपाल में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की 1 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी वर्ष की योजना, अभियान और कार्यक्रमों की घोषणा हुई। वहीं स्वाधीनता के 75वें वर्ष में साल भर कई योजनाओं पर कार्य किया जाएगा। 2023 में एबीवीपी की भी 75वीं वर्षगांठ है। इस उपलक्ष्य में एबीवीपी ने अगले 2 वर्षों में बड़े अभियानों का लक्ष्य रखा है, जिसे पूरा करने के लिए वृहद अभियान चलाया जाएगा। हमें कार्यकर्ता प्रत्यक्ष रूप से और लगभग 250-300 के करीब कार्यकर्ता आभासीय माध्यम से हमसे जुड़े। ये दोनों माध्यम से, यानी कि आभासी एवं प्रत्यक्ष माध्यम से हमारी बैठक संपन्न हुई। एबीवीपी की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक वस्तुतः एबीवीपी के साल भर के कार्य एवं लेखे जोखे को समाप्त करने और अगले 1 वर्ष की योजना को तय करने के लिए इस बैठक का आयोजन किया जाता है। ये जो 1 दिवसीय बैठक भोपाल में की गई थी, तो इसमें पिछले वर्ष की समीक्षा, पिछले वर्ष की चर्चाएं आदि हुई। साथ ही आगे आने वाले वर्ष में एबीवीपी क्या क्या कार्य करने वाला है और कौन से प्रस्ताव एबीवीपी पारित करेगा, उन प्रस्तावों पर कैसे इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम आगे बढ़ेंगे, उन सारे विषयों पर चर्चा की जाती है। तो इसी हिसाब से अभी 15 अगस्त 2021 को हम सभी अपने स्वाधीनता के 75वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। उस बात को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी परिषद पूरे देश भर में बहुत बड़े अभियान, बहुत बड़े कार्यक्रमों का। देवास की ग्राम पंचायत टिमरनी के किसान सचिव की मनमानी से परेशान हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सहकारी संस्था ग्राम बड़ा पिपलिया के सचिव सेक्रेटरी किसानों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। किसानों की 2018-2019 की बीमा राशि अभी तक नहीं मिली है। इसी को लेकर टिमरनी के किसानों ने देवास कलेक्टर एसडीएम से लिखित शिकायत की है। किसानों का कहना है कि सेक्रेटरी धमकी दे रहा है। किसानों के साथ बीमा राशि और खाद्य सामग्री में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। किसानों को समय पर खाद नहीं मिल रही है। उन्होंने मांग की है कि सचिव और सेक्रेटरी को पद से हटाया जाए। सर, हमारी शिकायत ये है कि बड़ा पिपलिया के जो सचिव और सेक्रेटरी हैं, ये समय पर खाद नहीं देते हैं, और अभी जो 2018 की लिस्ट आई थी बीमे की, तो वो लिस्ट भी जारी नहीं कर रहे हैं, और किसानों को आधा पैसा डाला गया और आधा पैसा अभी उनके द्वारा नहीं डाला गया है। उनसे बात हुई थी तो वो बोल रहे हैं कि हमने आपको डाल दिया है,
तो हम बोल रहे हैं उनको कि हमें हमारी लिस्ट दे दो बीमा कंपनी द्वारा जो आई है, तो वो बीमा कंपनी देने से भी मना कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आपसे जहाँ शिकायत हो वहाँ कर लेना। सर, हमने इस समस्या को लेकर ज्ञापन दिया है कि हमारी समस्या ये है कि 18-19 को जो बीमा डाला था उस बीमे में हमारी पूरी राशि नहीं डाली गई है, ना हमको लिस्ट जारी करी सचिव ने। तो सेक्रेटरी है सुरेंद्र सिंह मकवाना जी, वो सचिव है जगदीश चौधरी से हमने बात की तो वो बोल रहा है गाली गलौज कर रहा है, धमकी दे रहा है, ऐसा बोल रहा है। हम ये चाहते हैं कि सेक्रेटरी को बर्खास्त किया जाए। अरे सर, हम खाने को कहाँ किया? मेरी बात सुनो, ऑनलाइन पैसा आया है और ऑनलाइन में किसी की ताकत नहीं है। नहीं तो सर हम खाने को तो की नहीं। तो अरे बीमा पॉलिसी नंबर दी तो हम जाएंगे। बीमा पॉलिसी नंबर जब कृषि विभाग ही तुमको नहीं दे रहा तो मेरे पास कहाँ से मिलेगी? सर वो तो ऑनलाइन करता हूँ, पोर्टल बंद पड़ा, कहाँ से तू तेरे को ये बता दे? सर वो बोल रहे हैं कि बैंक वालों ने खुलता है, उनके पास पूरी चाबी है पूरी जिले की, उसको भी तो दी उनने लिस्ट, क्यों कहाँ से दे दी उसको? सर उनने जैसा उनका सर्च किया ऐसा हमारा भी किया सर, हमारा नाम नहीं आ रहा है। तुम या तो अकाउंट नंबर या मोबाइल नंबर ये कुछ गलत बता रहोगे, आधार नंबर से बता दो तो वो बता देंगे। भोपाल के भारतीय विद्या भवन एमपी नगर में पुलिस प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पुलिस को साइबर क्राइम पर प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम में डीजीपी सहित तमाम जो अधिकारी हैं वो मौजूद रहे। साइबर, देखिए, जो आज की सेमिनार का उद्देश्य है कि उच्च तकनीक के समय में निश्चित रूप से कई बार ये इस तरह के क्रिमिनल्स अपने अपराध जो कारित करते हैं उसमें इस तरह की तकनीकी का उपयोग करते हैं, यानी कि साइबर फ्रॉड करते हैं। ये साइबर फ्रॉड फाइनेंशियल लेवल पे भी हो रहा है, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे भी हो रहा है। इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे होने वाले फ्रॉड्स सभी के इन्वेस्टिगेशन में हम किस तरीके का मैकेनिज्म अपनाएं, क्या हम एक्शन प्लान रखें, कि किस तरीके से जो इसकी डिटेल्स हैं उनको एनालिसिस करें, उसकी प्रोसेस क्या है, कानून में हम किस तरीके के प्रोसेस अपनाएं जिससे कोर्ट में आरोपी को लाभ ना मिले। ठीक है, ये सब बिंदुओं के बारे में सूक्ष्मता से तहकीकात कैसे करें आदि बिंदुओं को लेकर के आज भारतीय विद्या भवन में पुलिस मुख्यालय प्रशिक्षण शाखा और जिला पुलिस भोपाल के संयुक्त समन्वय से एक कार्यशाला का आयोजन है। चलिए आगे बढ़ेंगे। राजधानी भोपाल में महिला अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला भोपाल बैरसिया क्षेत्र से सामने आया, जहां एक 15 वर्षीय नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ की घटना हुई है। आपको बता दें कि आरोपियों ने महिला को घर में अकेला देखकर छेड़छाड़ की। घटना के बाद पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। नाबालिग लड़की के द्वारा रिपोर्ट की गई कि 2 लोगों के द्वारा उसके साथ छेड़खानी की गई है। उसमें पुलिस ने जैसे उनके द्वारा रिपोर्ट की गई तो तत्काल उसमें FIR पंजीबद्ध कर ली है और प्रकरण विवेचना में जैसे साक्ष्य आएंगे वैसी कार्रवाई की। सर, ये जो 2 आरोपी थे ये जो बच्ची के रिलेशन में थे या आस पड़ोस में रहते थे, किस प्रकार? ये उसी गांव के हैं, थोड़ा सा दूरी पे रहते हैं और अभी कुछ सुनने में ये भी आ रहा है कि इनके बीच पहले विवाद भी हुआ है। तो अभी पूरी विवेचना में है प्रकरण और जैसे साक्ष्य आएंगे वैसी कार्रवाई। अब वो पूरा विवेचना का विषय है, विवेचना में जैसे साक्ष्य आएंगे वैसी कार्रवाई। तो सर, ये पहली बार ही की है छेड़छाड़ या पहले भी कभी? नहीं, पहले नहीं हुई। पहले इनके बीच कुछ झगड़ा हुआ था इनके परिवार के बीच, उसमें NCR काटी गई थी तो इसलिए वो सारे तथ्य इकट्ठे करके और उस हिसाब से भी उसमें NCR काटी गई थी तो इसलिए वो सारे तथ्य इकट्ठे करके और उस हिसाब से विवेचना की जाएगी। भी उसमें NCR काटी गई थी तो इसलिए वो सारे तथ्य इकट्ठे करके और उस हिसाब से विवेचना की जाएगी। प्रदेश के किसानों के साथ ठगी करने वाला देवेंद्र जायसवाल की फिशरीज कंपनी के ऑफिस में पुलिस ने दबिश दी है। पुलिस ने ऑफिस में 3000 किसानों के लेन देन का रिकॉर्ड बरामद किया है। वहीं पुलिस ने रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ और गायब होने का अंदेशा जताया है। टीम फिलहाल कंपनी के दफ्तर को सील कर दिया है। आपको बता दें कि कंपनी के डायरेक्टर देवेंद्र जायसवाल ने किसानों से लॉकडाउन में घर बैठे मछली पालन से दोगुनी कमाई का झांसा दिया और लालच देकर करोड़ों की ठगी की है, जिसके लिए पुलिस ने करोड़ों की ठगी करने वाले कंपनी डायरेक्टर देवेंद्र जायसवाल को गिरफ्तार कर रिमांड में पूछताछ के लिए लिया है। एक उत्तर प्रदेश अलीगढ़ के रहने वाले हैं, 2 लोकल के हैं। तीनों आरोपी रात में टॉर्च, सब्बल और साथ में एक पे पिस्टल भी मिली है। ऐसे बदमाशों को अवधपुरी पुलिस द्वारा गश्त के दौरान वहाँ की 40 जो गश्त में थी
उनने दौड़ के पकड़ा तो और अच्छा कार्य किया है, जिसमें वहाँ के स्टाफ को रिवार्ड दिया जा रहा है। जो बदमाश पकड़े गए हैं उनके विरुद्ध धारा 401 IPC इनकी चोरी की योजना बनाते हुए आला जरद, जिसमें सब्बल, टॉर्च और साथ ही पिस्टल शायद पकड़े गए हैं। 25-27 आर्म्स एक्ट की। शुजालपुर के अग्रवाल सोशल ग्रुप के सदस्यों द्वारा नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए एक कांवड़ यात्रा नगर के मुख्य पर्यटन स्थल प्राचीन जटाशंकर महादेव मंदिर तक निकाली गई, जिसमें पारंपरिक वेशभूषा में पुरुष वर्ग, महिलाओं और बच्चों ने बहुत ही उत्साहित होकर भाग लिया। जहां पहुंचकर भूत भावन भगवान भोलेनाथ का विधिवत पूजा अभिषेक किया गया। इस यात्रा में पूरे रास्ते और मंदिर प्रवेश के दौरान कांवड़ियों का स्वागत पुष्प वर्षा से किया गया। मंदिर में अभिषेक के बाद सभी ने महाप्रसादी ग्रहण की। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना काबू में है। कुल 17 प्रकरण आए हैं और 131 एक्टिव केस बचे हैं। इस दौरान नरोत्तम मिश्रा ने अरुण यादव के ट्वीट पर कहा कि वे जिस समुदाय से आते हैं उस समुदाय का संघर्ष का इतिहास रहा है, लेकिन कांग्रेस की मानसिकता हमेशा ही पिछड़े वर्ग के लोगों के विरोध की रही है। वहीं मिश्रा ने तंज कसते हुए कहा कि कमलनाथ की चक्की धीरे चलती है, लेकिन अपनी ही पार्टी के लोगों को बारीक पीसती है। नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से कई और मुद्दों पर भी बात की। लेकिन कांग्रेस की मानसिकता हमेशा ही पिछड़ों वर्ग के लोगों के विरोध की रही है, ऐसा उनके ट्वीट में भी उल्लेख है। किस तरह से उनके पिताजी के साथ में सौतेला व्यवहार किया। अरुण यादव जी ने भी सरकार आने के पहले अध्यक्ष वो रहे, संघर्ष उनने किया, फिर अध्यक्ष कमलनाथ को बना के मुख्यमंत्री बना दिया और उनकी उपेक्षा कर दी। जरूरत थी चमन को तो लहू से सींचा उनने, और फिर जब बाहर आई तो कह दिया कि अब तेरा काम नहीं। अध्यक्ष थे जो टिकट बांटा करते थे, 2-2 बार अध्यक्ष रहे, उनको अब टिकट मांगना पड़ रहा है। इससे ज्यादा और बेचारे अरुण भैया की क्या दुर्गति। ये अच्छा नहीं है, कम उनको शायद मालूम नहीं है अरुण भैया को। मैं तो उनसे कहूंगा कि ध्यान दो, कमलनाथ की चक्की चलती धीरे है पर पीसता बारीक है पार्टी। राजधानी भोपाल की बात करें तो कोरोना महामारी के चलते करीब 1.5 साल से बंद स्कूलों को फिर से शुरू किया गया है। आपको बता दें कि राजधानी भोपाल के कई स्कूलों में खबर भारत की टीम ने स्कूलों का रियलिटी चेक किया, जिसमें उन्होंने पाया कि स्कूलों में कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। मास्क सहित सैनिटाइजर का उपयोग भी स्कूलों में किया जा रहा है। उधर टीचर्स ने बताया कि स्कूलों के शुरू होने से पहले बच्चे अपने घरों से ही ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई कर रहे थे। साथ ही आपको बता दें कि राज्य सरकार ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण की घटती दरों को देखते हुए 26 जुलाई से 50% उपस्थिति के साथ 11वीं और 12वीं कक्षा के संचालन को शुरू करने के आदेश जारी किए थे। अब सरकार के निर्देशानुसार ही स्कूलों को खोला जा रहा है। देखिए, ललक तो अभी पिछले साल के माहौल को देखते हुए नहीं मिल रही है। हालांकि हम लोग बच्चों से लगातार संपर्क में हैं, उनको फ़ोन भी करते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, ऑनलाइन में भी जो वीडियोस आते हैं उनको भी हम अपने वीडियो बनाकर उनको थोड़ा समझाने का प्रयास करते हैं, रोज़ 2-2 मिनट की क्लिपिंग्स के द्वारा। परंतु स्कूल आने में जो रुचि होना चाहिए वो अभी तक दिख नहीं रही है। पेरेंट्स ने आज तक मतलब हमको एक भी उनकी तरफ से सहमति के रूप में कुछ भी नहीं भेजा है। लेकिन फिर भी हम लोग बच्चों को लगातार बोलते हैं कि अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप किसी भी माध्यम से या तो स्कूल आ जाइए, थोड़ी देर के लिए आइए, पूछ सकते हैं। और हम लोग सभी यहाँ उपस्थित हैं, उनके लिए सब उपलब्ध हैं हर तरह से। परंतु बच्चों में जो स्कूल आने की जो एक कहना चाहिए एक ललक होती थी पहले, और एक जो उनके अंदर एक नियमित एक वो होता, वो चीज़ कम होती जा रही है ना। बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं आने के लिए, और जैसे गाइडलाइन है कोविड की उसके हिसाब से बच्चों को बुला रहे हैं। हफ्ते में 11th का 1-2 दिन है और 12th के भी 2 दिन हैं, और 5 तारीख से 10th का 1 दिन हो जाएगा और 9th का 1 दिन हो जाएगा। इसमें 26 जुलाई के बाद स्कूलों को खोलने का आदेश जिला प्रशासन और शासन ने दे दिया है। आज हम इसकी रियलिटी चेक करने के लिए यहाँ पर राजधानी भोपाल के कुछ स्कूलों में गए। आज हम आपको दिखाएंगे किस प्रकार से यहाँ बच्चे अपने पढ़ाई पे मग्न लगे हुए हैं, साथ ही टीचर भी उनको किस प्रकार से कोरोना की सावधानियों को लेकर लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं क्लासरूम के अंदर में बच्चियाँ यहाँ पर पढ़ाई अपनी कर रही हैं, साथ साथ जो टीचर्स हैं वो भी लगातार बच्चों को अपना जो भी इनका कोर्स होगा उसको कोर्स को कंप्लीट करवाने
करने के लिए लगी हुई हैं लगातार। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि मैडम यहाँ पर अभी अर्थशास्त्र का जो क्लास है यहाँ पर 12th की लगी हुई है, जहाँ पर ये पूरा बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। साथ साथ ये भी देखेंगे हमारे साथ यहाँ के प्राचार्य भी यहाँ पर मौजूद है। सर, जिस प्रकार से जो शासन ने जो जानकारी कोरोना की गाइडलाइन पालन करने की बात कही थी, स्कूल में किस प्रकार से कोरोना गाइडलाइन का पालन हो रहा है और क्या है पूरा आपका स्कूल के बारे में? यहाँ पूरा नियमों का पालन हो रहा है। बच्चों को 6 फुट की दूरी मेंटेन की गई है, एक एक बेंच का गैप छोड़ के। सैनिटाइजर की व्यवस्था है गेट पे, हर बच्चे हाथ अपने सैनिटाइज करके अंदर आ रहे हैं और 50% उपस्थिति के साथ। और इसके अलावा शासन का ये निर्णय था, उन्होंने दिन निर्धारित किए हैं, सोमवार और गुरुवार को 12वीं बुलाना है, मंगलवार और शुक्रवार को 11वीं बुलाना है, बुधवार को 10वीं और शनिवार को 9वीं 5 अगस्त से लागू होगा, अभी कुछ 3-4 दिन बाद। फिलहाल 11वीं और 12वीं की छात्राएं हर विषय की आ रही हैं, विज्ञान, गणित, कॉमर्स और अन्य विषय के सभी छात्र 50% उपस्थिति के साथ आ रहे हैं। जिस प्रकार से 50% में जो छात्र अभी आपके पास आज यहाँ उपलब्ध हैं, लेकिन जो दूसरे छात्र हैं, जो 50% जो दूसरे छात्र, उनके लिए क्या फिर से यही रीड नोट्स फिर से दिए जाएंगे उनको? हाँ, जो 50% नहीं आए उनको यही किया जाएगा। और यदि बहुत छोटी संख्या में छात्र हैं, जिस संकाय के 10-12 छात्र, और यदि उनकी सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है तो उनको पूरा पढ़ा के और अगला कोर्स आगे बढ़ा देते हैं। लेकिन संख्या अधिक जहाँ है, जहाँ बैठने की व्यवस्था कम है, कुल मिला के कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन ना हो, इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। अभी जो लास्ट सेशन में कितने छात्र छात्राएं थे और इस सेशन में अभी तक कितने छात्र छात्राएं यहाँ पर आए हैं सर? अभी लास्ट सेशन में तो 253 दर्ज थे, जिसमें से 41 स्टूडेंट आए थे। अभी इसकी संख्या कार्यालय से हमारे प्रिंसिपल रूम से लेना पड़ेगी, आज की स्थिति क्या है। तो आपके साथ में जो पढ़ने वाली दूसरी सहेलियां थी, वो कभी आप आते हैं कभी वो आते हैं, तो आपस में आप लोग आज भी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं? हाँ, करते हैं। तो ये थे यहाँ के स्कूल के छात्र छात्राएं जो कि लगातार ये इस बात को कह रहे हैं कि जो शासन के द्वारा जो भी नियमावली बनाई गई उसका पूरा पालन किया जा रहा है। स्कूल प्रशासन के द्वारा लगातार हर उस बात को पूरा किया जा रहा है, चाहे बच्चों की पढ़ाई लिखाई का मामला हो, चाहे नोट्स देने की बात कही जाए, वो भी लगातार पूरी करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन सतीश गुप्ता के साथ प्रदीप तलरेया, खबर भारत, भोपाल। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ।